आज सुबह मैं अखबार पलट रहा था और सोच रहा था कि सबसे बड़ी खबर इसमें है कि नहीं है। मैंने सब अखबार देखे, फ्रंट पेज देखा, वो खबर नहीं थी। हिंदू में आमतौर पे आ जाती हैं खबरें न्यूट्रल तरीके से, नहीं थी। टाइम्स ऑफ इंडिया में सवाल ही नहीं होता था होने का। इंडियन एक्सप्रेस ऐसी चीजों को आमतौर पे पकड़ के छापता है, लेकिन उसके फ्रंट पेज के ऊपर भी अंदर भी मुझे दिखाई नहीं दी। यहां तक कि दैनिक भास्कर, जिसने कल इस खबर को अच्छे से मध्य प्रदेश में छापा था, और उसके भी फ्रंट पेज के ऊपर ये खबर आज नहीं। देश की सबसे बड़ी खबर हमारे किसी भी अखबार के फ्रंट पेज पे क्यों नहीं? देश की सबसे बड़ी खबर के बारे में टीवी पे चर्चा क्यों नहीं है? सिर्फ एक वेबसाइट के ऊपर छोटी सी खबर, ये वेबसाइट ने अच्छे से छापी है, बस एक वेबसाइट पे खबर है, कुछ ट्विटर की दुनिया में खबर है, और एक अखबार दैनिक भास्कर ने इसको कम से कम मध्य प्रदेश में फ्रंट पेज पे कल छापा था। क्या है वो खबर? खबर बहुत बड़ी है, और उसका खुलासा करने से पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं एक छोटी सी कविता से। थोड़ा अंधकार है, कविता को पढ़ने में शायद दिक्कत हो सकती है। कविता है हमारे मित्र प्रियदर्शन जी की लिखी हुई। कहते हैं, तो सच बोलना भी अब हुआ गुनाह, न कहें हम की हुकूमत लापरवाह है, न देखें नदियों में तैर रही लाशें, न बोलें कि यह नदी हुई कब्रगाह है, किसी की चीख सुनना भी कर दें बंद, और हर कत्ल पर कहें कि वाह वाह है। रूह की आवाज अगर सुनना चाहे दिल, तो घोंट दे गला कि यही शाह की चाह है। कवि प्रियदर्शन मेरे मित्र और मेरे प्रिय कवियों में से एक। ऐसी बहुत आवाज हमने पिछले कुछ दिनों में सुनी। पिछले कई दिनों में हमने व्यक्तिगत अनुभव भी किए हैं। खुद मैंने पिछले दिनों में न जाने कितने श्रद्धांजलि के संदेश दिए हैं। करते करते थोड़ा लाज भी आती है कि यार, सारा समय केवल श्रद्धांजलि संदेश दे रहे हैं, श्रद्धांजलि सभा में जा रहे हैं। लेकिन जब अपना साथी, अपना टीचर, अपना गुरु, अपना दोस्त या कोई बड़ा कवि गुजर जाए, तो आप बोले ना। आप सबने भी ये अनुभव किया होगा। कल ही सिद्धलिंगैया जी का मृत्यु हो गई। सिद्धलिंगैया अब अखबार कहेंगे, उन पे कहा जाएगा दलित पोएट। मुझे हमेशा अजीब लगता है कि अरे, बाकियों को तो ब्राह्मण पोएट नहीं बोला जाता, किसी को बनिया पोएट नहीं बोला जाता, कायस्थ पोएट नहीं बोला जाता, तो इन्हें दलित पोएट क्यों बोला जाए? समाज की सेंसिबिलिटी दुनिया तक पहुंचाने वाले सिद्धलिंगैया, उनका कल देहांत हुआ। पिछले कई दिनों में कई ऐसी श्रद्धांजलि सभाओं की चर्चा कर चुका हूं, आपने देखा होगा। ये डीआर चौधरी जी, जिनके बारे में, जिनकी श्रद्धांजलि सभा में गए, आपका भी कोरोना से देहांत हुआ, सिद्धलिंगैया जी का भी कोरोना से देहांत हुआ था। मैंने अपने कॉलेज के अध्यापक, मेरे प्रिंसिपल और अंकल सरदार पन्नू के बारे में, सेवा सिंह पन्नू जी की मृत्यु के बारे में आपको बताया था। कितने ही इंसिडेंट्स, हमारे साथी राजेंद्र शर्मा हिसार के हैं। पिछले कई दिनों में बहुत बातें, और ये केवल मेरा अनुभव नहीं है, आप सबने देखा होगा। मैंने आपको बताया था, मेरे अपने गांव में 19 लोगों के देहांत हो गया है। हम सबका अनुभव होगा, घर परिवार इधर उधर देखें तो पिछले 2 महीने में लगभग कोई खानदान नहीं जिसमें कोई मृत्यु ना हुई हो, कोई परिवार नहीं जिसमें बीमारी ना हुई हो। और परिवार और पड़ोस में देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ट्रेजेडी आपको मिलेगी। इस वक्त जिससे हम गुजर रहे हैं, बहुत भयावह वक्त है। इसके बारे में सोचते हुए, देखते हुए जो बड़ा सवाल उठा, और जो मैंने बार बार उठाया है, हो सकता है आप में से कुछ लोग परेशान भी हो गए हों, क्योंकि ये वो अंग्रेजी में बोलते हैं ना, मॉर्बिड क्यूरोसिटी। एक बहुत एक मौत के बारे में, दुखद चीज के बारे में आपके मन में अगर एक रुचि हो तो बड़ी अजीब सी लगती है, मगर ये रुचि नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं है। और बहुत डार्क और बहुत दुखद चीजों में उंगली डाल डाल के घुसाना मेरा स्वभाव नहीं है। लेकिन ये इस देश का यक्ष प्रश्न है आज, जो पूरी दुनिया पूछ रही है, और अब हिंदुस्तान में भी पूछा जाने लगा है। प्रश्न ये है कि कोविड की दूसरी लहर से इस देश में कितनी मौत? कल हमें जो एक उत्तर मिला है, वो इस पर प्रकाश डालता है।
और इसलिए मैं आज सुबह के अखबारों में देख रहा था कि भाई कहीं तो जिक्र आएगा इसका, क्योंकि पहली बार हमें सरकारी आंकड़ा मिला है। अब तक अनुमान थे, अब तक हम सब तरह की चीजें देख रहे थे। आपने देखा होगा शुरू में ये सब शुरू हुआ था ये देख के कि गंगा में कितनी ये शमशान घाट की तस्वीरें जब देखी, और लगा शमशान घाट में लाइनें लगी हुई हैं, हर शहर से तस्वीरें आ रही थी, अखबारों में खबरें छप रही थी, शमशान घाट में लाइनें हैं, शमशान घाट पटे हुए हैं। लखनऊ में शमशान घाट में इतनी जल रही थी कि सरकार ने उसके बारे में, स्वास्थ्य के बारे में कुछ करने की बजाय बाहर उसके एक दीवार खड़ी कर दी थी ताकि उसकी तस्वीरें ना खींच सके। वहां से संदेश शुरू हुआ था। खबर आई थी गुजरात से कि कितने डेथ सर्टिफिकेट इशू हुए हैं और सरकार कितने आंकड़े बता रही है। इस दोनों में दिव्य भास्कर अखबार के अंदर ही बहुत चौंकाने वाली खबर आई थी, क्योंकि इस खबर ने हमें बताया था कि सरकारी आंकड़े में सिर्फ 4,218 मौत थी, जबकि 1.25 लाख डेथ सर्टिफिकेट इशू हुए थे। तो उससे अनुमान लगना शुरू हुआ था कि कितना बड़ा स्केल है। कोई जो सरकार बता रही थी उससे कोई लगभग 25-30 गुना ज्यादा मौत हो रही थी। ये हमें गुजरात से पता लगना शुरू हुआ। उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार से गंगा की तस्वीरें आने लगी, जिसने इस पूरे देश को हिला दिया कि कितना कुछ बड़ा हो रहा है। मैं नहीं समझता कि अगले कुछ सालों तक, 10 साल बाद, 20 साल बाद भी ये तस्वीरें हमारा पीछा करेंगी, हमारी आत्मा को झिंझोड़ेंगी, पूछेंगी कि हो क्या रहा था उन दिनों। इन सब से संदेह बनना शुरू हुआ। उसके बाद दुनिया के मीडिया में इसके बारे में अनुमान छपने शुरू हुए। मैंने आपके साथ कुछ ये शेयर भी किए थे। द इकोनॉमिस्ट एक बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका है, जिसने अनुमान लगा के पहली बार कहा था कि भारत में शायद 10 लाख से ज्यादा मौत हो चुकी है। उन्हीं दिनों न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसके कुछ दिन बाद अपने अनुमान छापे थे, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने तमाम विशेषज्ञों को कंसल्ट करके 3 तरह के अनुमान बताए थे। कहा था 6 लाख तो कम से कम मौत हो चुकी है। ये उस दिन था जबकि भारत सरकार कह रही थी 3,07,000 मौत हुई है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कम से कम 6 लाख। उनका अपना अनुमान था कि 16 लाख, और उनकी आशंका थी कि 42 लाख मौत हो चुकी है। ये सब काम दुनिया का मीडिया कर रहा था, और हमारे यहां इसके बारे में चुप्पी तो नहीं पर लापरवाही का माहौल था। पिछले 2-1 दिन के अंदर कुछ नए आंकड़े, पहले एक दो वो आंकड़े जो कि दुनिया में छपे हैं, और फिर वो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो पूरे देश में डिस्कस होना चाहिए। छोटे आंकड़े जो हैं, एक सी वोटर नामक सर्वेक्षण संस्था थी जिसने कहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर, सी वोटर ने बताया था जी, ये अभी खबर छपी है भास्कर के अंदर, उसके आधार पे इसे दोबारा दिखा दीजिए। नहीं, अभी जो अभी आपने पहले दिखाई थी तस्वीर वही। जी, अ, पिछले कुछ दिनों के अंदर 2 तरह के सर्वे आए हैं। सी वोटर ने पूछा लोगों से कि आपके परिवार में या पड़ोस में कोई मौत हुई है? तो पता लगा हर छठा व्यक्ति कह रहा है कि हाँ, मौत हुई है। अमेरिका में भी लगभग यही आंकड़ा था। जब यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने अध्ययन किया था तो उन्हें भी यही आंकड़ा मिला था, और अगर उसके आधार पर हम अनुमान लगाएं कि भारत में डेथ रेट लगभग वही होगा जो अमेरिका में, तो विशेषज्ञों का अनुमान है कि हमारे यहाँ अनुमान लगाया था कि 16 से 24 लाख तक मौत हुई होगी, ऐसा अनुमान था। एक और अनुमान लगाया गया था, एक और स्टडी जो कि इसी में कोट की गई है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी की तरफ से अनुमान था, जिसमें उन्होंने तेलंगाना में जो बीमे के क्लेम आए हैं उसको देखा है, और उन्होंने कहा है कि सरकार जो बता रही है उससे कम से कम 6 गुना ज्यादा मौत हो रही है। ऐसा अनुमान उन्होंने तेलंगाना के आधार पर लगाया। लेकिन इस सब पे नहीं, आज मैं उस पे बात करना चाहता हूं जो कल रिपोर्ट आई है। इसको दैनिक भास्कर ने मध्य प्रदेश में फ्रंट पेज पे छापा है। मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं पत्रकारिता के लिए। ये पत्रकारिता है। इसे लिखने वाली है एस रुक्मिणी, डेटा जर्नलिस्ट हैं, जो ध्यान से डेटा को फॉलो करती रही हैं। यही रिपोर्ट द स्क्रॉल में भी छपी है। मैं चाहता हूं इसके कुछ आंकड़ों को हम ध्यान से देखें। ये आंकड़े क्या दिखा रहे हैं? एस रुक्मिणी ने सरकारी आंकड़ा निकाला है। ये अब अनुमान नहीं है, कोई सर्वेक्षण नहीं है, किसी के
आरोप नहीं है। ये खुद सरकार सरकार का एक सिस्टम होता है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, यानी कि जब आप मौत होती है, कोई भी मौत या मृत्यु जब होती है, उसको एक सरकारी आंकड़े में दर्ज किया जाता है, सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसको कहते हैं सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसमें हर मृत्यु, हर जन्म का हिसाब रखा जाता है। दिक्कत यह है कि ये चीजें जनता के सामने लाई नहीं जाती। सार्वजनिक रूप से हमें 2018 का आंकड़ा बताया गया, उसके बाद का आंकड़ा बताया ही नहीं गया है। लेकिन एस रुक्मणी ने, जर्नलिस्ट ने, किसी तरह से मध्य प्रदेश का आंकड़ा हासिल कर लिया है पिछले महीने का। और मध्य प्रदेश, और ये आंकड़ा सिर्फ कोई एक नहीं है, एक छोटा सा आंकड़ा नहीं है, उन्हें हर जिले, हर शहर, हर गांव और हर जगह का पूरा आंकड़ा मध्य प्रदेश का उन्होंने निकाल लिया। अब देखिए आंकड़ा क्या कहता है। हम देखें पिछले 5 महीनों की तस्वीर, जो साइड में छोटा सा दिख रहा है, इसको बड़ा करके मैं आपको दिखाता हूं। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ महीनों में 2020 में कितनी मौत हुई, 2021 में कितनी मौत हुई, दोनों की तुलना कीजिए। 2020 हम मान के चल रहे हैं कि सामान्य साल था। 21 में क्या हुआ? जनवरी में उधर 41,000 था, इधर 44,000 था। फरवरी में 34,000 से बढ़ के 36,000 हुआ। मार्च में 29,000 से बढ़ के 34,000 हुआ, थोड़ा सा बढ़ा है, चिंता का विषय हो गया है। अप्रैल में सामान्य मौत 24,000 थी, बढ़ के 68,000 हो गई, यानी कि 2.5-3 गुना, 3 गुना के करीब तक पहुंच रही। लेकिन सबसे खौफनाक तस्वीर मई की है। ध्यान से देखिए आखिरी आंकड़े को। पिछले साल मई के महीने में 34,320 मौत हुई थी। हमने चेक किया इसे पिछले सालों में भी, सामान्यतः यही आंकड़ा है मध्य प्रदेश में। मई के महीने में 32,000, 34,000 के करीब डेथ होती है सामान्यतः। और इस बार कितनी हुई? 1,64,64,838। ध्यान से देखिए, 34,000 की तुलना में 1,64,000, इतनी ज्यादा, लगभग 5 गुना ज्यादा मौत हुई एक महीने में। सिर्फ एक महीने में मध्य प्रदेश में उतनी मौत हुई है जितनी उस प्रदेश में 6 महीने में मिला के होती है। और सरकारी आंकड़ा पता है क्या कहता है? सरकारी आंकड़ा आज तक कहता है कि मध्य प्रदेश में जनवरी से लेकर आज तक 4,461 मौत हुई है कोविड की वजह से। और उधर आंकड़ा दिखा रहा है कि सामान्य 34,000 से बढ़ के 1,64,000 मौत हो गई, यानी कि 1,30,000 एक्स्ट्रा मौत हुई है। और सरकारी आंकड़ा कहता है कोविड से तो पिछले 5 महीने में मिला के 4,000 मौत हुई है। आप समझिए क्या देख रहे हैं। बहुत भयावह स्थिति है। भारत सरकार कहती है पूरे देश में अब तक, पिछले साल से लेके अब तक, केवल 3,70,000 मौत। केवल मैं इसलिए कह रहा हूं, केवल कम नहीं होती 3,70,000, लेकिन केवल मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस देश में हर साल कोई 1 करोड़ लोग मरते हैं, वहां अगर एक बहुत बड़ी महामारी से 3,70,000 लोग मरे तो इसको, और वो भी कोई 1.5 साल के अंदर, तो उसको इतना बड़ा नहीं माना जाएगा। ठीक है, बहुत मतलब त्रासदी है, लेकिन ये मैनेजेबल त्रासदी। लेकिन अगर आंकड़े ये, तो फिर केवल मध्य प्रदेश में हम कितना देख रहे हैं। ये देखिए मध्य प्रदेश के सरकारी आंकड़े, और जो सिविल रजिस्ट्रेशन में सरकार ने बोला कि कोविड से कितनी डेथ हुई। जनवरी के महीने में बोला 204, और एक्स्ट्रा डेथ जो हुई है जनवरी में 7,000। फरवरी में सरकार ने बोली 64, यहां एक्स्ट्रा डेथ हुई है 3,000 से ज्यादा। मार्च में सरकार ने कही केवल 122 डेथ, जबकि एक्स्ट्रा डेथ हुई है यहां 3,000 से ज्यादा। अप्रैल के महीने में सरकार कहती है कोविड से केवल 1,600 डेथ हुई, और यहां एक्स्ट्रा डेथ हो गई है कोई 42 लाख में, 42,000 में, ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूं। और आखिरी आंकड़ा है मई महीने का, जहां सरकार कहती है कि 2,000, जी मैं एक बार देख लूं, सरकार के हिसाब से 8,000 डेथ, सॉरी, 3, आप खुद देख पा रहे होंगे ठीक से, बहुत थोड़ा सा है जो भी फिगर है। जी 2,450 का फिगर है, मैं पहले गलत पढ़ रहा था, इतना साफ नहीं देख पा रहा था।
लेकिन जो एक्स्ट्रा डेथ हुई है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, 1,30,000 से ज्यादा। अब ये तो हद ही हो गई ना। सरकार कह रही है 2,400 लोग एक्स्ट्रा मरे कोविड से, और आंकड़ा दिखा रहा है 1,30,000 से ज्यादा लोग। सवाल सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं। जो मेरे मन में सवाल है कि अगर ये आंकड़ा सही है और अगर यही स्थिति पूरे देश की है, तो पूरे देश में मई के महीने में कितनी एक्स्ट्रा डेथ हुई। आप कह सकते हैं अनुमान है, बिल्कुल ठीक बात है, अनुमान है। ये कोई पूरे देश का आंकड़ा अभी नहीं मिला है। लेकिन मध्य प्रदेश कोई ऐसा प्रदेश भी नहीं है जहां सबसे ज्यादा मौत हुई हो, सबसे खराब स्थिति हुई। महाराष्ट्र की सबसे खराब स्थिति थी, सबसे बदहाली हमने उत्तर प्रदेश में देखी। मध्य प्रदेश एक सामान्य राज्य है, और मध्य प्रदेश जैसी स्थिति देश के बाकी सब राज्यों में हुई होगी। हो सकता है उनमें मई के महीने में ना हुई हो, कई जगह अप्रैल के महीने में हुई होगी, कई जगह जून के महीने में हुई होगी। पर हर राज्य में जब कोविड ऊपर से निकला और फिर नीचे आया, तो मध्य प्रदेश जैसी स्थिति मान लीजिए रही हो, तो पूरे देश में कितनी डेथ हुई होगी एक महीने। बहुत साधारण सा गणित है, जिसको बैक ऑफ द एनवेलप कहते हैं ना अंग्रेजी में। यानी कि आप बैठे और मैंने ये अखबार के उस पे पेज पे छोटा सा कैलकुलेट करके देख लिया कि क्या है। मध्य प्रदेश में अगर सामान्य से लगभग 5 गुना ज्यादा, यानी कि 4.8 गुना ज्यादा मौत हुई है एक महीने। पूरे देश में मई के महीने में कितनी मौत हुई होंगी? सामान्यतः एक महीने में हमारे देश में 7 लाख के करीब मौत होती है। 7,19,000 हमारे देश का एक औसत है सामान्य समय। तो अगर उसको हम देखें 4.8 करके, तो इसका मतलब मई के महीने में पूरे देश में 26.5 लाख का औसत बनता है। 26.5 लाख मौत हुई। अब इसमें एक और पेच है। पेच ये है कि ये जो आंकड़ा आया है सिविल रजिस्ट्रेशन का, ये पूरा नहीं होता। भारत सरकार ऑफिशियली कहती है कि हाँ, पूरे देश के अंदर सिविल रजिस्ट्रेशन का जो आंकड़ा आता है, वो वास्तविक मौत अगर 100 होती है, तो सिविल रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 80-85 के बीच में आता है। यानी कि वास्तव में मौत 26.5 लाख नहीं, कोई 34 लाख के करीब मौत हो, अगर उसी सरकार के आंकड़े को माने। 34 लाख मृत्यु एक महीने में। लेकिन जिसमें से 7 लाख सामान्य है, तो उसको आप कोविड के खाते में न डालिए। बच गया 27। कोई 27 लाख के करीब मौत। ये बहुत रफ आंकड़ा है, और जैसे मैंने कहा, इसमें एजम्पशन ये है कि जो स्थिति मध्य प्रदेश में हुई वही बाकी देश में हुई। कि मुझे लगता है कि एजम्पशन बहुत गलत नहीं है, लेकिन हो सकता है थोड़ा इसको वैज्ञानिक लोग, अर्थशास्त्री लोग, स्टैटिस्टिशियन, मैथमेटिशियंस लोग जरूर इसको बेहतर इंप्रूव करके बताएंगे, और मेरी इंतजार होगी, मेरी इल्तिजा भी होगी उनसे, मैथमेटिशियंस से। अभी मैं मुराद बानाजी हैं जो लिखते रहते हैं, भ्रमर मुखर्जी हैं जो इस सवाल पे लिखती रहती हैं, डॉक्टर रिजो इस सवाल पे लिखते रहते हैं। इन तीनों से मेरा अनुरोध है, आप गाइड कीजिए ये आंकड़ा देश के बारे में क्या बताता है। मैं आपको बिल्कुल बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन बता रहा हूं, एक रफ पहला एस्टिमेट। शायद एक महीने में कोविड की वजह से 27 लाख, 27 का 25 हो सकता है, 20 हो सकता है, मैं इसमें विशेषज्ञ नहीं हूं। लेकिन सरकार जो कह रही है कि पूरे देश में पिछले 1.5 साल में कोई 4 लाख से कम लोग डेथ हुई है, और यहां पता लग रहा है कि सिर्फ एक महीने में 25-30 लाख लोगों की डेथ। इसमें आप वो जोड़ दीजिए उससे पहले के जो केसेस थे अप्रैल के महीने में जो बढ़ने शुरू हुए वो, और कुछ जून के केसेस जोड़ दीजिए जब घटते घटते भी काफी डेथ्स हुई है जून के अंदर भी, क्योंकि बीमारी तो मई तक काफी कम हो गई थी, लेकिन डेथ्स जो है 15-20 दिन बाद होती हैं, तो वो जून के महीने में कंटिन्यू कर। तो हो सकता है न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो आशंका जताई थी 42 लाख मौत की इस साल, उस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ये सब खबर मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आप सोचेंगे मैं क्या करूं भाई इसके बारे में। हम दो तीन चीज कर सकते हैं, और वो करनी चाहिए, एक इंसान के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे। इंसान के तौर पे हम इस मौत को भूलें नहीं। ये मैं इसलिए कहता हूं
कि इनमें से कम आधी मौत ऐसी होंगी जो बच सकती थी। अगर ऑक्सीजन होती, अगर अस्पताल ठीक से होते, बेड्स मिलते, अगर हमने तैयारी कर ली होती पहली वेव के बाद दूसरी वेव की, तो इनमें से आधी मौत बच सकती थी। ये बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ। अगर ये संख्या 40-42 लाख नहीं, अंत में 30 लाख निकलती है, हमें पता नहीं, बाद में पता लगेगा एक्सेस डेथ्स कितनी हुई। 30 लाख अगर निकलती है, तब भी 10-15 लाख मौतें जो बचाई जा सकती थी। इसलिए हम सब दो बात कर सकते हैं। पहला, सरकार से मांग करें कि आप सिविल रजिस्ट्रेशन के इस आंकड़ों को सार्वजनिक कीजिए। क्यों हमें जरूरत हो किसी खोजी पत्रकार की कि वो खोज के इस खबर को लेके आए? सरकारें इस चीज को सार्वजनिक क्यों नहीं करती? ऑनलाइन क्यों नहीं कर देती सरकार इसको? पूरा सच देश के सामने रखिए प्रधानमंत्री जी। दूसरा, ये सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होम मिनिस्ट्री के तहत आता है, भारत सरकार के रजिस्ट्रार ऑफ सेंसस के तहत आता है। भारत सरकार चाहे तो इन्हें सार्वजनिक कर सकती है। इससे जुड़ी हुई चीज एक और है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसमें सरकार के कर्मचारी हर महीने घर घर में जाके चेक करते हैं कितने मौत हुई, कितने जन्म। ये आंकड़ा सरकार के पास एक महीने में पहुंच जाता है। कृपया इन आंकड़ों को रिलीज कीजिए, बताइए कि ये सच है या नहीं। सरकार ने बहुत ही भौंडा सा स्पष्टीकरण कल परसों दिया है, हास्यास्पद है। दुख होता है कि भारत सरकार दुनिया के सामने इस तरह की झूठ पेलने की कोशिश करती है। इस सारी महामारी में भारत एक बार फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह दिखाई देगा। कहाँ चले थे? कहते हैं ना वो, चौबे जी छब्बे चलने बनने चले थे और दुबे बन के रह गए। मैं, ये मजाक है, इसे आप अन्यथा न ले। मतलब आप बड़ा बन के होने चले थे और आप अपने आप को और भी छोटा बना रहे हैं इस वक्त। किसी पे आक्षेप नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जो व्यापक चीज है, हम अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड बनाने चले थे और अब थर्ड वर्ल्ड बन के हम रह गए। बहुत ये स्थिति आ रही है और मैं समझता हूं कि इसके बारे में इन आंकड़ों को सार्वजनिक करना बेहद जरूरी है। एक नागरिक के रूप में हमारी एक दूसरी ड्यूटी जो बनती है वो ये, इस मौत को याद रखें। हम में से कुछ लोगों ने एक इनिशिएटिव शुरू किया, वो ये था कि हर संडे के दिन शाम 8 बजे हम एक शाम 8 बजे कैंडल जलाएं, कुछ भी करें, जो मृत लोग हैं उनको याद रखें। क्योंकि इस मौत का कहीं ना कहीं जुम्मा हम पे है, हमारी इस व्यवस्था पे है, हम सब पे है। तो आप सबसे निवेदन है कि हम सब अपने नागरिक के रूप में, इंसान के रूप में अपनी ड्यूटी को याद दिलाएं। एक बात मैंने अभी कही 2 मिनट पहले, कहने के बाद मुझे खुद खेद हो रहा है। वो मैंने एक जो जातीय मुहावरा सा इस्तेमाल कर दिया, मैं क्षमा प्रार्थी। कई बार ऐसी चीजें समाज में चलती हैं, हमारी जुबान पे चढ़ जाती हैं और सोचने पे लगता है कि नहीं, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ। मेरे को ऐसे जातीय मुहावरे से मैं परहेज करता हूँ, पता नहीं कैसे मुंह पे आ गया, निकल गया, माफ कीजिएगा। लेकिन इस बड़ी त्रासदी के बारे में हम अपने आप को सजग करके रखें और सवाल पूछें। सवाल पूछना हो ताकि इसका पूरा सच देश के सामने आ सके। और हर संडे को हम इन मृतकों को, इस बड़ी महामारी में हमसे जो लोग गए, उन सबको याद रखें, उन्हें श्रद्धांजलि दें। नमस्कार।